हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी 3000 एमसीक्यूज की, आज उसका 10वां पार्ट है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आरआरबी ने 2018 में पूछे थे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो अभी हिंदी में है। जैसे मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल में हम आज 10वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9 पार्ट आप जा करके प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए हम मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग टोटल 275 क्वेश्चन कर चुके हैं। 276वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एसिडिटी कैन बी क्योर्ड बाय अ पर्सन टेकिंग। तो किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। अब देखिए, एसिडिटी का मतलब स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ गया। अब एसिड का अमाउंट अगर बढ़ गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसी बेसिक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का सॉल्यूशन। तो ये जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है ये और कुछ नहीं बल्कि बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर सिंपली डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या फार्मूला होता है इसका? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। एक आपका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि आपका वॉशिंग सोडा होता है। ये आपका कौन सा है? बेकिंग सोडा। याद कैसे आप कर सकते हो, मतलब अगर भूल जाए तब बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बेसिक सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे। आगे है, डैश द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड एंड सेकंड ग्रुप इज। तो सेकंड ग्रुप में और फोर्थ पीरियड में कौन सा इनमें से एलिमेंट आता है? तो पहले तो बचपन में ऐसे याद करते थे हम लोग, हली ना करब कसफर। अब आप जैसे भी याद करते हो, हली ना करब कसफर बेमक्का सरबारा। यहाँ पर बेमग का सरबारा। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि 1 2 3 ये 4, एटलीस्ट आप 4 पीरियड तक तो याद रखो ये एलिमेंट्स है जैसे भी, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताए थे कि इनको आप याद रखिएगा। फिलहाल में यहाँ पर फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप, ये पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप यानी कि कैल्शियम, ये आपका करेक्ट आंसर है डी, जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और पोटेशियम जस्ट इसके बगल में 19 है और मैग्नीशियम जस्ट इसके ऊपर 12 और स्केडियम कैल्शियम के जस्ट बाद आता है 21, इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप ऐसे भी देख सकते थे 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 2 8 10 8 18 2 20 1 2 3 4 यानी 4 आपका पीरियड नंबर हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इसका ग्रुप हो गया। आप ऐसे भी पता कर सकते थे। आगे है कि ईच मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली इज सेपरेटेड बाय अ डैश ग्रुप। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन फैमिली की बात हो रही है कि ये इनके जो प्रत्येक मेंबर होते हैं वो एक कैसे सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। अब ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फैमिली मतलब जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गए। फार्मूला अगर मैं एल्केन का लिखूं CnH2n+2, ठीक है। तो आप अगर कार्बन को यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखो आप, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? CH4। और अगर आप 2 रखो वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा? C2H6। 3 रखो तो C3H8, 4 रखो तो C4H10। यानी ये आपका क्या हो गया? मेथेन। देखिए मैंने आपको प्रोफिक्स बताया था, पहला मेथ होता है, फिर एथ होता है, फिर प्रोप ब्यूट, ऐसे। तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब यही पूछ रहा है कि ये जो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये एक लगातार बात हो रहा है कि ये कैसे एक दूसरे से सेपरेट हैं। ऐसा नहीं कि पहले का आप इससे देख रहे हो, पहला जो है फैमिली मेंबर वो दूसरे मेंबर से कैसे अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन की और नीड है इसको। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 ही है, यानी कि 2 का अंतर है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का। ऐसे ही आप हर एक में देखोगे तो ये CH2 से सेपरेटेड है, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो CH2 का है। तो CH2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? CH2, अब देखिए आप एल्कीन पढ़े होगे, एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n। इसमें n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो C हो जाएगा और यहाँ पर 1 रखोगे तो H2 हो जाएगा। यानी ये आपका एल्कीन है और एल्कीन में भी एक कार्बन है तो इसका प्रीफिक्स मेथ होता है, यानी मेथिलीन है ये। सो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन फैमिली मेंबर्स होते हैं ये कैसे सेपरेट होते हैं? ये CH2 यानी कि मेथिलीन से सेपरेटेड होते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप किसी का भी देख सकते हो, चाहे वो CnH2n-2 ये वाला फैमिली होता, इसके भी जितने मेंबर है वो CH2 से ही डिफरेंशिएट होते, ठीक है, यानी सेपरेट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेथिलीन CH2, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि व्हेन डैश इज डिसॉल्व इन वाटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। अब ये भी देखिए आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, जिप्सम का फार्मूला बता दीजिए, या फिर किस चीज को पानी में अगर हम घोल दे तो ये जिप्सम में बन जाता है। तो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ना, H2O, उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये आपका बना लेता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। ये आपका पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaP
CaSO4.12H2 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपका पाउडर फॉर्म में है। और वहीं पर ये जो आपका है ये हार्ड हो जाता है, जब ये जल के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये हार्ड फॉर्म में हो जाता है, इसी को हम कहते हैं जिप्सम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व इन वाटर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। आगे है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डैश यूनिट्स इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ये भी वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बीच क्या डिफरेंस है। लिखिए आप मेथिल अल्कोहल, तो मेथ का मतलब एक कार्बन यानी कि CH3OH, और एथिल का मतलब दो कार्बन CH3CH2OH, ये आपका मेथेनॉल हो गया, ये आपका एथेनॉल हो गया। ऐसे ही आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा यानी तीन कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन, ये आपका प्रोपेनॉल हो गया। तो अगेन ये पूछ रहा है कि जो मेथिल अल्कोहल है और जो एथिल अल्कोहल है ये कैसे सेपरेट है एक दूसरे से। तो ये भी आप देखोगे तो यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का अंतर है। यहाँ पर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 1 4 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है। तो अगेन ये देखिए CH2 से ही सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर इस बार हमसे ये नहीं पूछा था कि नाम बताइए, पूछा था मॉलिक्यूलर मास वाइज कैसे सेपरेटेड है। तो मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लीजिए, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, यानी टोटल 14 मॉलिक्यूलर मास का अंतर है इनके बीच। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इनको ध्यान रखिएगा। आगे है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूव्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू a speed of 2 मीटर पर सेकंड इन 20 seconds. द एवरेज एनर्जी डेवलप्ड इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 20 सेकंड इज। एक्चुअली यहाँ पर एवरेज एनर्जी नहीं बल्कि एवरेज पावर है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए हैं वो वाट में दिए हैं, बोर्ड ने यहाँ पर एनर्जी लिखा था जब प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर पावर होना चाहिए। अब पावर निकालना है, पावर कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको एनर्जी पता चल जाए और उसको टाइम से आप डिवाइड कर दो तो पावर पता चल जाएगा। अब एनर्जी जो होता है यूनिफॉर्मली कोई चीज मूव कर रही है, हाइट पर तो जा नहीं रही है, तो अगर हाइट पर जाती तो हम mgh की तरफ जाते भी, सिंपली यूनिफॉर्मली ये मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें है 1/2 mv², और 1/2 m इन kg होगा, kg में हमको 10 kg गिवन है, और वेलोसिटी हमको 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो सिंपली ये आपका 20 हो जाएगा एनर्जी। और वहीं पर पावर निकालना है तो एनर्जी अपान हम टाइम कर दे अगर, सो 20 और टाइम हमको 20 सेकंड गिवन है, और सेकंड में ही होगा ऐसा यूनिट, तो 20 और 20 डिवाइड होकर के 1 वाट, पावर हमारा वाट में होता है, ये आंसर दे देंगे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं थी। आगे है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन स्टैटिक और डायनामिक स्टेट इज कॉल्ड। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो कहता है भैया मुझे मत छेड़ो, मैं रेस्ट में ही रहना पसंद करूंगा, और कोई चीज अगर मोशन में है तो कहता है मुझे मोशन में ही रहने दो, मुझे मत छेड़ो। जब तक कि उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते तब तक ये अपने इसी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इसी से बनता है आपका फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर एक पुलिया होता है, अगर वो किसी सैफ्ट के थ्रू चल रहा है, जब से मोटर से आप जनरेटर से चलाते हो, तो जब तक लाइट आती है तो ये चल देता है, पहले रेस्ट में रहता है, चल देता है, लाइट कटते ही आप देखोगे पुलिया चलता ही रहता है, जब तक कि फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है इसको रोक नहीं देता। तो ये कहता है मैं मोशन में ही रहूंगा जब तक कि फ्रिक्शन जो लगने वाला मेरे सॉफ्ट के थ्रू जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मुझे रोक ना दे। तो ये हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है कि इज द होमोलॉगस ऑर्गन, समरूप अंग इनमें से कौन है। होमोलॉगस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन जो फंक्शन है वो अलग अलग हो, यानी डिफरेंट हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन अलग हो, ये कहलाते हैं होमोलॉगस। और एक आपका होता है एनोलॉगस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो एक अगर आपको याद है तो दूसरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक उल्टा हो जाएगा, वहां पर स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो जाएगा, फंक्शन सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए होमोलॉगस का, कि यहाँ पर जैसे फ्रॉग, मेढक हो गया, लिजार्ड हो गया, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स, इनके जो फॉरलिम्स होते हैं, यहाँ पर हालांकि ऑप्शन में कुछ और है, ह्यूमंस हो गए, जो वेल मछली हो गई, बैट्स हो गए, और चीता, इनका जो फॉरलिम्स है आप देखोगे तो वो एक ही जैसा होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी 5-5 अंगुलियां दिखेंगी आपको, लेकिन जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से इनको हम होमोलॉगस बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पंख और जो पंछियों के पंख होते हैं वो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन काम दोनों का उड़ने का ही होता है, इस वजह से इनको हम एनोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो एनोलॉगस के भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं एग्जाम्पल, और होमोलॉगस का भी याद रखिएगा, राइट। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग अ जनरेटर विद 220 वोल्टेज आउटपुट टू अ मोटर विद पावर ऑफ 11,000 वाट। तो 11,000 वाट पावर हमको गिवन है, हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू होता है VI, हमको यही डिमांड ही है, करंट हमको निकालना है, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P/V। P हमको गिवन है 1100 वाट और V हमको गिवन है 220 वोल्ट, तो 22 5 110 5 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपली फार्मूला आपको बस ये पता होना चाहिए।
आगे है कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो ये तो किलोवाट आवर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज यूनिट इसका कमर्शियल यूनिट है। डोबराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली डैश 3 ऑफ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, तो डोबराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल कितने तरीकों को पहचान सके थे? तो 3 ट्राइड्स ऐसे थे जिनको वो पहचान सके थे, ठीक है, 3 ट्राइड्स, और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला जो ट्राइड्स था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा ट्राइड्स था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। तीसरा जो ट्राइड्स था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो 3 ट्राइड्स थे जिनको आपको नाम के साथ याद रखना है उस टाइम पर, जिन्हें डोबराइनर पहचान सके थे। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट अ पॉइंट लाइंग बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। इस बार आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अभी तक हम कॉन्केव मिरर देख रहे थे, अब कॉन्वेक्स जो मिरर है हमारा ना, यहाँ पर इसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाकी अंदर का जो पार्ट होता है ये पेंट होता है। अब इसमें जितने भी इमेज बनते हैं ना, वो हमारे क्या बनते हैं? वर्चुअल बनते हैं। आप इन्फिनिटी से लेकर के इस पोल तक के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, रूल लगाओ जो मैंने बताया आपको कि अगर रे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी। अब इसका फोकस देखिए, सर्किल ऐसा है तो इधर बनेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ऐसे है तो ये इधर, यहाँ पर अगर सेंटर आपका सर्किल ऐसे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। अब पैरेलल जो रे जा रही है वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये है तो ये यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, बट वर्चुअली हमको ये इस फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसा अनुभव होगा कि ऐसे जा रही है। और दूसरा रूल कि अगर रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, पास होती है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहीं से वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमको ये इसके इस साइड, मिरर के इस साइड ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो इमेज आपका देखिए जहां पर दोनों कट कर रहा है वहां पर बनेगा। तो कैसा इमेज बना आपका? एक तो वर्चुअल बना, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा, ये आप लिख लीजिए। तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधा है भी, और डिमिनिस्ड, ठीक है, यानी ये आपका छोटा इमेज बना है। तो स्मॉल यहाँ पर लिखा गया है, आपको डिमिनिश्ड दे सकता है। तो वर्चुअल और स्मॉल यानी आभासी और छोटा, साथ ही साथ सीधा भी रहेगा। ठीक है, ये आपका इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच है कॉन्वेक्स मिरर में। राइट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट विल बी द मास ऑफ द गर्ल वेइंग 450 न्यूटन। अब देखिए 450 न्यूटन का यहाँ पर भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान पूछा है। इन दोनों में आप अंतर समझिए, मैंने बहुत पहले ही लेक्चर से बताया है कि जो वेट होता है वो आपका सिंपली ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, किसी चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही होता है वेट, mg, ये हमारा वेट है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है, जो फोर्स का होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है और कुछ नहीं है। तो ये जो वेट है जिसको mg आप बोल रहे हो, इसमें हमको मास पता करना है, और ये वेट हमको दिया है 450 न्यूटन का। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 450 बटे g हमको नहीं गिवन है तो 9.8 ले लेंगे। आप देख सकते हो कि अगर इसको 10 माने तो लगभग 45 आएगा आंसर, किसके करीब है? डी के करीब है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जाइलम। अब इसमें से जाइलम का टाइप कौन सा नहीं है? देखिए जो ट्रैकिड है और जाइलम फाइबर्स और वेसल यानी नलिकाएं, ये तीनों के तीनों आपके जाइलम के भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भाग हैं, पार्ट है इनके। ठीक है, ये जाइलम के पार्ट है, और एक पिट है जो इस ऑप्शन में नहीं है। पिट, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा सेल, ये क्या है? जाइलम के पार्ट हैं, जबकि जो आपका सीव ट्यूब है ये आपका फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? फ्लोएम का पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम। राइट, तो ये आप याद रखिएगा, सीव ट्यूब जो फ्लोएम का पार्ट है, बाकी ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, वेसल्स और पिट ये जाइलम के पार्ट हैं। राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका पार्ट नहीं था, सीव ट्यूब, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका है? तो ये है कार्बन का। ठीक है, कार्बन। कार्बन आप देखोगे नेचुरली कैसे पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट हो गया आपका, डायमंड के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इनके रूप में। ये इनके डायमंड इनका इसका शुद्ध रूप है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का सबसे ज्यादा होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में शायद बताया था। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, और इनके एग्जांपल्स भी बताए थे, एक आपका जिंक ऑक्साइड, एक आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन और सल्फर नॉन मेटल है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कॉपर हो गया ये बेसिक होते हैं, और ये आपका दोनों एसिडिक और बेसिड यानी ये आपका एम्फोटेरिक है। राइट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विद चेंज इन पोजीशन।
अब क्या चीज ऐसा है जो फिक्स होता है और चेंज नहीं होता है पोजीशन के साथ? तो सिंपली जो द्रव्यमान होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उसको आप अर्थ पे रखो या किसी और प्लेनेट पे ले जाओ या कहीं भी घुमाओ फिराओ, मास चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन कंपाउंड नहीं है? तो सबको पता है क्लोरीन हमारा एलिमेंट है, यही कंपाउंड नहीं है, बाकी वाटर, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इनमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें सेल डिवीजन पॉसिबल है? तो नाम से भी पता चल रहा है आपको विभज्योतक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जबकि जो मैक्रो एंगल टिश्यू है, पेरेन्काइमा है और हार्ट टिश्यू ये हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारे हैं ये परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यूज हैं, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, रुक चुका होता है, ठीक है। बाकी जो पेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक इनके अंदर सेल डिवीजन होता है। तो इसमें पूछा था कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन व्हेन मेंडलीव बिगन्स हिज वर्क, तो जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस टाइम पर 63 एलिमेंट ज्ञात थे, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीव को ही पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है, साथ ही साथ इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है, यानी कि परमाणु भार पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फार्मूला Al2SO4 का थ्राइस, तो ये हमारा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। सो सी ऑप्शन हमारा सिंपली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस। आगे है कि अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम्स, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन 1 मिनट इज, तो हमको अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है यानी क्यू पूछा है, तो आपको पता है क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है I/T, तो चाहे वो रेजिस्टेंस कितना भी हो, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है वो आप निकाल सकते हो। सिंपली आई पता है हमको 1 एम्पियर, टी हमको पता है कि 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये सेकंड में होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट में होना चाहिए, तो 60 कूलम विल बी द राइट आंसर। ई हमारा सही आंसर है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेम, ठीक है। तो जो फ्लावर होते हैं उनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें स्टेम्स कहते हैं, स्टेम्स। और साथ ही साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल, ठीक है, और हिंदी में इसे अंडव कहते हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा पुंकेसर स्टेमन, ठीक है, स्टेम्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है कि व्हेन अ काउंटर प्रोटेक्टिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस विल बी, तो यहाँ पर देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी बात करी जा रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो एक जो अपोजिट इस पे फोर्स लगाओगे आप, वो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर जो इसके बीच का एंगल आएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो आपको पता होगा, सिंपली 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू, अब ये हमको सिंपली इसका यूनिट जूल में बताना है, ये जूल आपका यहाँ पर होगा। तो 1 किलोवाट आर, अब आप इसको वाट सेकेंड में बदलोगे, ये हमारा होता है जूल। तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट हो जाएगा आपका, और टाइम यहाँ पर जो आवर में है आपका उसको आप सेकेंड में बदलोगे तो 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कि ये आपका हो गया 6 6 के 36 और 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर 3.6 आप करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 10⁶ जूल। सो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, तो जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में इनमें से कौन से मिश्रण शामिल थे? तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, और सॉरी जीवन की उत्पत्ति से पहले, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर आप सीधे छाट दो, बचा जो आपका उनमें से जो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हो गया आपका मेथेन, ये प्रेजेंट थे नेचर में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट, ये मिश्रण मौजूद थे जीवन की उत्पत्ति से पहले, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। An 800 kg car is moving at 90 km per hour. The car stops after 5 seconds of applying brakes. The force applied by the brakes will be, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई भी 800 किलोग्राम की कार है वो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो बताइए 5 सेकंड में
उसे रोकना है ब्रेक लगा करके, तो कितना हमको न्यूटन का फोर्स लगाना होगा? तो अपोजिट फोर्स लगाना होगा, राइट। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इजी चीज है। मास हमको गिवन है 800 kg और ये केजी में ही रहेगा। एक्सेलरेशन नहीं पता है, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि जो फाइनल इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी तभी ये रुकेगा, और v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो v तो हमको पता है, जब वेलोसिटी 0 होगी फाइनल तभी ये रुकेगा। इनिशियल हमको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड के लिए आपको 5/18 से डिवाइड करना होगा। यानी अगर आप छोटे यूनिट में आ रहे हो तो 5/18 से बड़े यूनिट में जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा। ये 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप यहाँ पे 25 लिख लो, प्लस a इंटू टी आपको पता है 5 सेकंड देना है आपको। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली हमारा -25/5, और ये आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप यहाँ पर रख दो इसको -5, और ये आपका हो जाएगा 4000 न्यूटन, वो भी माइनस में। तो जो फोर्स है वो 4000 न्यूटन का हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन माइनस बता रहा है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब होगा। तो हालांकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनोन। तो देखिए ओन, मैंने आपको सफिक्स भी बताया था कि जो अल होता है वो एल्डिहाइड का है, सॉरी एल्डिहाइड का सफिक्स है। जो ऑल होता है, ठीक है, ऑल, ये आपका एल्कोहल का सफिक्स होता है। और जो ओइक एसिड होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। प्रफिक्स तो आप जान चुके हो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे करके, लेकिन ये सफिक्स हैं। तो ऐसे ही जो ओन होता है ये कीटोन ग्रुप का सफिक्स है। तो यहाँ पर प्रोपेनोन, ओन यहाँ पर सफिक्स है, तो ये कीटोन ग्रुप का है। यानी ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ डू नॉट प्रूव टू बी गुड फॉर पार्टिकल्स। तो न्यूटन भाई साहब का जो नियम था वो कौन से पार्टिकल के लिए सही नहीं है? क्या जब पार्टिकल रेस्ट में हो उसके लिए, या फिर पार्टिकल स्लोली वॉकिंग कर रहा हो, या फिर बहुत ही हाई स्पीड से ड्रिवन हो पार्टिकल, या फिर पार्टिकल लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। तो एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है, वो है कि जब पार्टिकल लाइट के स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से मूव कर रहा हो। ऐसे केस में होता क्या है कि जो मास होता है ना पार्टिकल का वो वेरी करने लगता है। इस वजह से जो न्यूटन्स का लॉ है F = m में, जो सेकेंड लॉ है एक तरीके से कह लो, वो फिर अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन मूविंग एट अ स्पीड कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यूटन्स का जो लॉ है वो यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए ठीक नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि टू हियर इको साउंड्स द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बैरियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड शुड बी। अब इको साउंड, आप कुछ बोल रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट होकर करे वापस मुझे सुनाई दे, यानी इको आप सुनना चाहते हो। तो आपके यानी कि जो आप सोर्स हो उसके और जो बैरियर है उसके बीच का वो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 17.2 मीटर का तो होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हुआ तो आप हो सकता है कि आपको वो इको सुनाई न दे। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बैरियर और सोर्स के बीच का वो 17.2 मीटर होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस इज L, द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज A and the resistance is R. Another resistor which is made of the same material has length L/2, area of cross section is 2A. What will be its resistance? So यहाँ पर हमसे दो मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। अब इसका हमको लेंथ गिवन है L, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और दूसरा एक और मटेरियल है जो कि कह रहा है वही मटेरियल, सेम मटेरियल है दोनों के दोनों। तो इसका जो लेंथ है वो कह रहा है L/2 हो गया है, यानी ये उसका आधा हो गया है लेंथ। एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो दुगुना हो गया है, 2A हो गया है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था R, अब पूछ रहा है इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो नया अभी मटेरियल है, हालांकि बने दोनों सेम ही चीज़ के हैं लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो ये जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो देखिए हमको पता है R = होता है ρL/A। अब रो जो होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ का है और किस टेम्परेचर में यहाँ पर रखा जा रहा है। तो टेम्परेचर के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पर सिंपली कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो यहाँ पर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। जो R न्यू हम निकालने जा रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो रो तो वही रह जाएगा। L जो है पहले L था, ठीक है, तो ρL/A था, लेकिन यहाँ पर जो L है वो L/2 हो चुका है और जो A है वो 2A हो चुका है। तो सिंपली रो हो गया ये हमारा, L हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये A और नीचे 2 और 2 1/4 हो जाएंगे। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो R, यानी जो R न्यू है हमारा वो किसके बराबर हो गया,
ये जो R है 1/4 यानी R/4 के बराबर हो जाएगा हमारा जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको समझ समझ के केवल लिखना है थोड़ा सा। आगे है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है किसी भी मीडियम में, उसके बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू c/v। ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम है, ठीक है, जिस भी मीडियम का आप चेक करना चाहते हो। तो वैक्यूम में जो इस लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम हमको यहाँ पर दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम, हम सिंपली इसको बस लिख देते हैं कि कोई एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें हमको चाहिए, और n की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.5। तो आप निकाल लीजिए इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ अपॉन ये 1/5 इधर नीचे चला आएगा सिंपली। तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही चीज अगर एयर में पूछा होता तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 1.003 होता है। तो 3 × 10⁸ अपॉन लाइट की जो स्पीड है इन एयर हम निकाल देते हैं आराम से। मतलब ये अगर इधर जाता तो 1 नीचे आता तो इतना ही रह जाता। इसी वजह से एयर में भी जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो जैसा मीडियम वैसा आप उससे डिवाइड करके पता कर सकते हो कि क्या होगी स्पीड लाइट की। प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाई। तो पौधे जो होते हैं वो अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन से, यानी ट्रांसपिरेशन से। अब ट्रांसपिरेशन यानी कि ये क्या करता है, इसमें पौधों से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, और मैक्सिमम जो वाटर रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? वो स्टोमा से होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टोमा, रंध्र बोलते हैं इसको हिंदी में, रंध्र से मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपिरेशन, वो स्टोमा वाले पार्ट से होता है पौधों के। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए है कि द इक्वेशन 2Cu + O2 = 2CuO इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अब यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंट्स हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, ये मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइन रिएक्शन है, ये संयोजन अभिक्रिया है। वहीं पर अगर एक कोई प्रोडक्ट होता और वो दो रिएक्टेंट्स में टूट जाता, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, यानी अवघटन हो गया। लेकिन जब जुड़ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन में आने वाला है। बट आप ये समझिए कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं। आगे की द मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो सबको पता है ये 6 × 10⁻24 kg। A horizontal force of 10 Newton displaces a 5 kg object by a distance of 2 meter in the direction of the force. The work done by the force will be. तो ये तो मतलब डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो बिना पेन पेपर उठाए। जो वर्क डन है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 10 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो रहा है, सब कुछ SI यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। 20 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं था इसमें। आगे है कि व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए आया क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली जब पेपर में आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में तो दोहरी अपघटन लिख दिया गया था, जानबूझकर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये गलत यहाँ पर लिखा गया था, लेकिन इंग्लिश में मैंने सही लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसको समझने से पहले हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो जान लें तो काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब, यहाँ पर एक बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 का। अब इसमें जैसे ही एक किल हम डुबो दे रहे हैं, अब ये किल आपका क्या है, आयरन है, ठीक है, ये क्या है आपका आयरन। तो जो आयरन होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए आप ऐसे समझिए, ये जो SO4 है ये कॉपर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, SO4, ये कई दिन से इसके साथ रह रहा था, लेकिन जब ये जो आपका SO4 है, जब इसने कॉपर से बेहतर किसी को पाया, यानी कि आयरन को पाया, तो ये इसके साथ हो ली, इसके साथ चल दी, यानी ये बना ली FeSO4, राइट। तो ये बेचारा अकेला रह गया जो कॉपर था। तो होता है ना कि जब कोई आपसे बेहतर आ जाता है आपकी गर्लफ्रेंड के लाइफ में तो उसके साथ चली जाती है। जैसे ये दुख काहे को खत्म नहीं होता है बे, ये वाला जो आप देखे होगे उस पर ये पूरा अप्लाई हो रहा है। तो आयरन आकर के इसको एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और सल्फेट के साथ हो लिया, तो FeSO4 यहाँ पर बन गया। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हो कि कौन किससे बेहतर होता है, यानी कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव है। तो आयरन देखिए ऊपर आ रहा है यहाँ पर कॉपर से, ठीक है,
तो ये लिस्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। यहीं पर अगर गोल्ड आया होता, मतलब इस स्केल की जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं था, कॉपर फिर इसके साथ बने रहता, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कौन किसके साथ जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दुख थोड़ा सा कम है। यहाँ पर क्या होगा, ये AgNO3 है और ये आपका NaCl है। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, यानी Ag पे क्या है, एक प्लस है, और NO3 पे एक माइनस है, प्लस Na पर एक प्लस, Cl पे एक माइनस। अब ये Ag जो है, इसकी गर्लफ्रेंड NO3 थी, लेकिन ये चला गया Cl के साथ। ठीक है, तो Na बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ चला जाऊंगा। तो Ag Cl के साथ चला गया, और NO3 यहाँ पर जो NO3 वो Na प्लस के साथ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, Ag प्लस और Cl माइनस, तो AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 बन गया। तो यहाँ पर दुख थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ पर कोई अकेला नहीं रह जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि किसका यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, आयन का। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आयंस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे है कि द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड आर कॉल्ड। अब देखिए, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उससे काफी इजी हो गया कि अगर जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर हैं, अगर किसी जीवाश्म को हम जलाते हैं तो उनसे मुक्त जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मैंने बताया था जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, वो अगर ऑक्साइड बनाते हैं तो ये इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और जो मेटल होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जो दोनों के साथ रिएक्ट करें, जो दोनों नेचर शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे आपका ZnO और Al2O3, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर नॉन मेटल हैं, सो एसिडिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज, तो गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है कहाँ पर, तो ये हमारा करंट को मेजर करना हो, ठीक है, सिंपली, या वोल्टेज को मेजर करना हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इनकी डायरेक्शन को भी पता लगाना हो कि करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, स्पेशली करंट की बात हो रही है, किधर है करंट की डायरेक्शन, वो पता लगा सकते हो। नल डिटेक्शन, ठीक है, कहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा वहां पर उस चीज को आप पता लगा सकते हो। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। A truck slides on a bank and falls to the ground in 0.8 seconds. How high will the bank be above the ground? तो एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, ये फिसल करके नीचे गिर गया, ठीक है, और उसको गिरने में 0.8 सेकंड का टाइम लगा। तो कह रहा है कि ये कितने ऊंचाई पर से गिरा है, ठीक है, वो हाइट हमको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको दो ही चीज दिख रहा है, बट आप पता कर सकते हो। जो मोशन का सेकंड इक्वेशन है, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना ये डिस्प्लेस हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आप मान के चलोगे कि पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, 0, और हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा कुछ नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर गिवन था, ठीक है, एक्चुअली G=10 था, या आप 9.8 भी लेकर के चल सकते हो, कुछ नहीं गिवन है तो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ। और T हमको गिवन है 0.8 सेकेंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और S हमको फाइंड करना है, तो 2 पंजे 10, 5 बटे 40, 40 बटे 32, 320, दो स्थान पर पॉइंट, यानी ये सिंपली 3.2 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी ऊंचाई थी, ठीक है, यहाँ पर जो S है वो हाइट हो जाएगा। तो 3.2 मीटर विल बी द राइट आंसर। आप सिंपली मोशन का सेकंड इक्वेशन लगा सकते थे, राइट। आगे है कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच कैन बी कॉल्ड। तो दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये जुड़ी होती हैं लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो जो बोन्स होते हैं, अगर दो बोन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं। वहीं पर अगर पूछा होता एक बोन और मसल, ठीक है, जो आपका मसल होता है, ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये टेंडन के थ्रू जुड़े होते हैं। फिलहाल में दो अस्थियां पूछा था, दो बोन्स, तो लिगामेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू। तो यार ये तो मतलब क्वेश्चन वही हो गया आपका 10, यहाँ पर आपका करंट गिवन है 0.5 एम्पियर में, टाइम सेकंड में होना चाहिए, 1 मिनट है, तो 6 पंजे 30, सो ए विल बी द राइट आंसर, राइट। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 इज रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया था कि जो 57 लेंथेनॉइड सीरीज जहाँ से शुरू होती है, लेंथेनम का ये एटॉमिक नंबर है, और एक आपका एक्टिनियम होता है, तो पीरियोडिक टेबल में तीसरे ग्रुप में आते हैं।
लेकिन कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो ये डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में। आप गलती से इनको एफ ब्लॉक में मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो नीचे आपके दो आपके पीरियड होते हैं जो 6 और 7, वो लेंथेनम के बाद से शुरू होते हैं। ठीक है, सेरियम और थोरियम आपने देखा होगा। तो 58 यहाँ से और ये 89 आपका एक्टिनियम का होता है, तो ये 90 से शुरू होता है। ये जो होते हैं ये एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के लेकिन तीसरे ही ग्रुप के होते हैं और छठे और सातवें पीरियड के होते हैं। लेकिन अगर लेंथेनम पूछे और एक्टिनियम पूछे, जहां से ये शुरू होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, ऊपर जो आपका पीरियोडिक टेबल बनता है उसमें आप देखोगे डी ब्लॉक में आते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था पीछे। अगला क्वेश्चन हमारा है ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो ओडोमीटर सिंपली जो आप बाइक चलाते हो उसमें जो डिस्टेंस आप देखते हो कितना आपने ट्रेवल किया है वो आपका बताता है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर यानी ये आपका जो होता है ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जो स्पीड आपको दिखाता है वो आपका क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। राइट। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो लेस देन अ गन, अनकाउंटेबल मोर देन द गन। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंदूक की तुलना में तो अधिक ही होगी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बुलेट की, जिस बंदूक से आप बुलेट को दाग रहे हो। फ्रिक्शन फोर्स डज डैश वर्क। तो जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल, वो कार्य कैसे करता है, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जहां जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए होते हो, तो अगर किसी सरफेस पर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, कि भाई चल इधर, तो ये सरफेस नहीं चाहेगा कि ये इधर मूव हो, वो फ्रिक्शन लगा करके इसको रोकेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। When an object is placed at the principal focus, the size of the image found by converging mirror is। तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल फोकस पर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉन्केव मिरर, यानी जितने भी मिरर कन्वर्जिंग होते हैं वो कॉन्केव होते हैं। कॉन्केव का मैंने आपको काफी सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये फोकस पर पूछ रहा है, कह रहा है फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, तो पहला तो फोकस सही होकर के जाएगा अगर पैरेलल जा रही है रे तो, और वहीं पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वहीं से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा रहा है तो वहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कहीं जाकर दूर इन्फिनिटी पर बनेगा। तो एक तो रियल बन रहा है यानी इमेज के सॉरी मिरर के इसी साइड, और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और बहुत ही बड़ा बन रहा है यानी मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन। तो किस में, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, बडिंग के द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन क्या, इसमें रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन भी होता है, और ये होता है आपका हाइड्रा की जय हो। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हाइड्रा में तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन हाइड्रा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन डैश ग्रुप। तो व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें आपका क्या क्या था, जिसमें आपका था मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, फंगी, ठीक है, और मोनेरा, सॉरी ये आपका एक एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं। अब न्यूक्लियस किस में डेवलप नहीं होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब मैंने आपको पूरे इमेज के साथ बताया था कि इनमें से एक ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक होता है, वो आपको आंसर इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, और न्यूक्लियस उनमें डेवलप नहीं होगा जो प्रोकैरियोटिक होंगे नेचर में। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। यही तक करते हैं, ये आपके 325 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कुछ ना कुछ आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। अदरवाइज हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।